करें शुरू। ठीक, अब सामने ध्यान दो। ठीक है, नोट मेकिंग अभी कुछ भी नहीं करनी है, पहले सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। ठीक, अब देखो बेटा, जो आपका आज का पहला टॉपिक है आपके पास यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ बेटो। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को सीखना है ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, और इसे आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आई से। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने, हमने कंडक्टर लिया, से कंडक्टर के एंड से हमारे पास एक्स वाई, और इस कंडक्टर के एंड्स को हम लोगों ने फिलहाल कुछ इस तरीके से बिल्कुल फ्री रखा है। बेटू सामने ध्यान होना चाहिए। फ्री एंड्स का सिंपल मतलब रहा नो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, नो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी चीज, हम लोगों ने अभी फिलहाल हमारे कंडक्टर के एंड्स को किसी भी तरीके से किसी सेल से या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करा। अगर हमने ऐसा सिचुएशन लिया तो अपना जो बेटा ये कंडक्टर होगा, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी, जल्दी से बेटा, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर रैंडम मूव करेंगे? बताइए। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे देते तब तक हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे मूव कर रहे होंगे? रैंडम डायरेक्शन में। कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी। जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते तब तक सर्किट के अंदर किसी भी तरीके से कोई करंट भी नहीं बनेगा। बट जैसे ही हम लोगों ने अपने कंडक्टर के एंड्स को एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, तो तुरंत हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, एंड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब हम यहां क्या कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर क्या बन चुका है? करंट। हाँ या ना? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? रैंडम मूव कर रहे हैं, तब तक हमारे पास कोई करंट नहीं रहेगा, और उन्हें एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो वहां क्या बना देंगे? आपका करंट बना देंगे। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। तो इसका मतलब करंट को इन अ वेरी जनरल वे कैसे डिफाइन करा जाएगा? दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल कि भाई कितना चार्ज फ्लो करा पर यूनिट टाइम। तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं बेटू, चेंज इन चार्ज ओवर द चेंज इन टाइम। अगर आप लोग याद करें बेटा, क्लास 10 तक आप लोगों ने क्या लिखा? इट इज चार्ज बाय टाइम। और अभी फिलहाल इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम, और या फिर सिंपली dq बाय dt। इतना ध्यान रहेगा। करंट का बेसिक पॉइंट सिर्फ इतना है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे देते तब तक इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे? रैंडम। बट जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोगे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तब जाके क्या बनेगा? करंट बनेगा। ध्यान रहेगा? श्योर। अब यहां से आप लोगों को अलग अलग क्लासिफिकेशंस बनानी है बेटा, सो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम करंट को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। किसके बेसिस पर देखना है आप लोगों को बेटा? उसे एम्पलीट्यूड के बेसिस पर। अगर हम करंट को एम्पलीट्यूड के बेसिस पर देखते हैं तो हमारे पास आती है बेटा इसकी दो कैटेगरीज। ठीक, पहली कैटेगरी जिसमें कि एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एम्पलीट्यूड में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस
नहीं आ रहे, टाइम चेंज होता रहेगा बट एम्पलीट्यूड थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। अगर ऐसा हो जाता है सो दैट करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, स्टेडी करंट, जिसको कि आप लोग अभी तक क्या कहते थे, डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। ध्यान रहेगा। तो एक ऐसा करंट जिसमें एम्पलीट्यूड थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेडी करंट और या फिर डायरेक्ट करंट। क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है इस वजह से आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, Q बाई टी। ध्यान रहेगा। और अगर याद हो आपने जूनियर क्लासेस में इसको किस तरीके से बनाया, भाई यहां रहेगा आपके पास टाइम और यहां रहेगा आपके पास एम्पलीट्यूड और ये कांस्टेंट, दिस वे आया। ठीक। अब क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी कितनी ली जाती है, 0। ये काम आएगा। समझ आई बात, इतना क्लियर है। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ डीसी, सोर्स ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट हमें कहां से मिलेगा बेटू, सेल और या फिर बैटरी। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट करंट चाहिए तो आप सीधे सीधे वहां क्या इस्तेमाल करोगे, सेल इस्तेमाल कर लो और या फिर बैटरी इस्तेमाल कर लो। ये वाला पॉइंट ध्यान रहेगा अच्छे से, श्योर। अब ये तो बात हो गई कि जब हमारे पास एम्पलीट्यूड थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसी तरीके से हमारे पास आता है कि जब एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ क्या करे, बार बार बदलने लगे। और जब एम्पलीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार बदलता है बेटू, वी कॉल इट एज द इंस्टेंटेनियस करंट। उसे हम कौन सा करंट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस, जिसको कि आप लोग क्या कहते थे, ऑल्टरनेटिंग करंट। आया याद। क्योंकि एम्पलीट्यूड लगातार बदल रहा है बेटा, इस वजह से आप क्या लिखते हैं, dq बाय dt। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप dq बाई dt कब इस्तेमाल करोगे, जब कैसा करंट है आपका, AC। और आप q बाई t कब इस्तेमाल करेंगे, जब कौन सा करंट है आपका, DC। याद रहेगा अच्छे से। अगर आप थोड़ा सा याद करो तो AC के लिए आपने कुछ इस तरीके से बनाया था, भाई यहां रहेगा एम्पलीट्यूड, जल्दी से बिटू, और यहां रहेगा टाइम, और ये इस तरीके से, दिस वे। ठीक। और इन केस ऑफ एसी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है बेटू 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, ये रहेगी आपके पास। ध्यान रहेगा। सो जैसे सोर्स ऑफ डीसी कौन है, सेल या फिर बैटरी, एज इट इज आपके पास व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसी, इट इज सिंपली एसी जनरेटर और डायनेमो। उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, डायनेमो बोलते हो। ये पॉइंट याद रहेंगे, श्योर। सिंपल सी चीज, करंट सिर्फ और सिर्फ कब बनेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, एक सेम डायरेक्शन में। दूसरी चीज, करंट की दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहली क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है, एम्पलीट्यूड के बेसिस पर, जिसमें कि दो पॉइंट बन गए। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो कौन सा करंट, स्टेडी करंट, दैट इज योर डायरेक्ट करंट। फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, क्योंकि साइकिल्स नहीं बन रही, कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है। एंड हमें कभी भी डायरेक्ट करंट अगर चाहिए तो हम कहां से लेंगे, एक सेल या फिर बैटरी से। और दूसरा करंट कौन सा, जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार बदलता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट और या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, साइकिल्स क्रिएट हुई, तो वहां फ्रीक्वेंसी कितनी चली जाती है, 52। यहां कोई साइकिल्स नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, इतना पॉइंट ध्यान रहेगा सभी को, पक्का। नाउ ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड। दूसरा आता है बेटा आपके पास
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किसके बेसिस पर? डायरेक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बेटा इसका कोई आइडिया है आप लोगों को कि डायरेक्शन के बेसिस पे करंट को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? यहां पे भी आपके पास दो कैटेगरीज हैं बेटू, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली कैटेगरी वी कॉल इट एज द कौन सा करंट? चार्जिंग करंट। ठीक है, अब या तो आप चार्जिंग करंट कहिए और या फिर आप कहिए कन्वेंशनल करंट। ठीक, पहली कैटेगरी कौन सी? डिस्चार्ज। ये बेटा चार्जिंग नहीं, यहां पर क्या रहेगा आपके पास? डिस्चार्जिंग करंट। और डिस्चार्जिंग करंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटू? कन्वेंशनल करंट। अब ये डिस्चार्जिंग करंट, कन्वेंशनल करंट मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम लोग हमारा सेलफोन यूज कर रहे हैं, जब सेलफोन को कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो जो बैटरी है वो क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। तो उसी को क्या कहा जाएगा आपका? डिस्चार्जिंग या फिर कन्वेंशनल। और इसका मतलब क्या है? वो करंट जो कि कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज opposite to the direction of movement of electrons। हमारा जो डिस्चार्जिंग करंट है, जो कन्वेंशनल करंट है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की अपोजिट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब कुछ इस तरीके से जो आप लोगों ने क्लास 10th में भी बनाया है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनाते थे? पॉजिटिव से निकलेगा और कहां एंटर कर जाएगा वापस से? नेगेटिव में। तो अगर हमने ये चीज बनाई है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा करंट है बेटा? कन्वेंशनल। और हमें यही यूज करना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी कैटेगरी जो आती है आपके पास, दिस इज योर कौन सा करंट? चार्जिंग करंट। और इसी को कहा जाता है बेटू इलेक्ट्रॉनिक करंट। भाई पहली कैटेगरी कौन सी? डिस्चार्जिंग। क्या कहते हो? कन्वेंशनल। कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा? चार्जिंग। चार्जिंग को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। और कहां से कहां फ्लो करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज सेम डायरेक्शन as that of movement of इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में कौन सा करंट होगा आपका? चार्जिंग करंट। तो जब आप चार्जिंग करंट को देखते हैं तो ये इस तरीके से, ये आपने सर्किट बनाया। ठीक, अब देखो हमने क्या बोला? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो रहेगा आपका, ये कौन सा करंट हो जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव में, दैट इज आपका चार्जिंग करंट। ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में है और घर में है आपके पास, जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर काम करता है। इन्वर्टर में दो चीजें हैं, एक तो यूपीएस हो गया आपका और एक हो गई बैटरी। डन। जब तक सर्किट के अंदर लाइट प्रॉपर है, ठीक है, जो सप्लाई लाइन से आ रही है, तो हाउस होल्ड सर्किट में कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। उस दौरान हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही होती है। तो जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उस समय करंट कहां से कहां जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव में। ध्यान रहेगा। अब लाइट चली गई तो यूपीएस काम करेगा और यूपीएस क्या करेगा? बैटरी से करंट विड्रॉ करेगा।
तो वो कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट। उसे कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑल्टरनेटिंग करंट में, तब जाके हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस काम करते हैं। तो जब हमारे यूपीएस ने बैटरी से करंट को विड्रॉ करा तो वो कौन सा सिचुएशन हो गया? डिस्चार्जिंग। उस समय करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ध्यान रखें, जब हम बैटरी को करंट देंगे तो वो कैसे जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। पर जब हम बैटरी से करंट लेंगे, वहां से विड्रॉ करेंगे, तो कैसे रहेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान रहेगा। दो अलग अलग केसेस हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एम्पलीट्यूड। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डायरेक्शन। ध्यान रहेगा अच्छे से, श्योर। इसके बाद आपको दो चीजें ध्यान रखनी है बेटू यहां पर। पहला आप ध्यान रखेंगे इसकी यूनिट। यूनिट में दो ध्यान रखनी है बेटू। अगर बात करते हो एसआई यूनिट की तो वो है आपके पास एम्पियर। और अगर बात करते हो सीजीएस यूनिट की, सो दिस इज एब एम्पियर। ये दोनों ध्यान रखनी है कि अगर एसआई यूनिट है तो क्या लिखेंगे हम लोग? एम्पियर। और अगर सीजीएस यूनिट है तो हम क्या लिखेंगे? एब एम्पियर। ध्यान रहेगा ये पॉइंट। फिर इसके बाद आप लोगों को याद रखना है इसका नेचर क्या है। एज अ फिजिकल क्वांटिटी हम करंट को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सो दिस इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है बेटू? ध्यान रखिएगा, बिकॉज इट ऑलवेज फॉलो द एल्जेब्रिक एडिशन। ये हमेशा किस तरह के एडिशन को फॉलो करता है? एल्जेब्रिक एडिशन। ये पॉइंट अभी आगे जाके हमें मिलेगा, जब चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड में जाएंगे तो वहां हम पढ़ेंगे क्रिस्चॉफ्स रूल। किसी के स्कूल में कंप्लीट हुआ अभी थर्ड चैप्टर या नहीं? क्रिस्चॉफ्स रूल पढ़ा? तो क्रिस्चॉफ्स का जो पहला रूल है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक जंक्शन पर जितने भी करंट आ रहे हैं या जितने भी वहां से जा रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी का एल्जेब्रिक सम। स्टेटमेंट क्या बोलता है वहां पे? जितने भी करंट है उन सबका कैसा सम? एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वो हमेशा कितना होगा? जीरो होगा, ठीक है। सो कैसा सम है? एल्जेब्रिक सम। और जब कभी एल्जेब्रिक सम होगा तो वो क्वांटिटी कैसी मानी जाएगी? स्केलर। तो ये ध्यान रहेगा सभी को, पक्का पॉइंट मिलता है हमें दैट ऑल्दो करंट हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर हम लोग सर्किट में करंट देखें हमेशा कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है आपके पास, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन होते हुए भी आप उसे वेक्टर की तरह क्लासिफाई नहीं कर रहे, आप उसे कैसे क्लासिफाई कर रहे हो? स्केलर। सो रीजन इज व्हाट? क्योंकि ये किसको फॉलो करता है? एल्जेब्रिक एडिशन। रीजन असर्शन में काम आएगा। क्लियर हुआ अच्छे से? पक्का करंट को लेकर के ये सारे पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। बढ़े आगे, श्योर। देखिए बेटा, अगला पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है और न्यूमेरिकल्स में काम आएगा हमारे पास। दैट इज योर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना है किसमें? करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब पहले तो ये चीज सोचो कि क्या वाकई में प्रैक्टिकली दोनों रिलेटेबल हैं या नहीं है। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागे होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट हुए, पॉजिटिव की तरफ भागे, तो एक मिनिमम एवरेज वेलोसिटी बनी होगी। और वही मिनिमम एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। हाँ या ना? पहला पॉइंट क्लियर कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो कैसे मूव करेंगे? एक डायरेक्शन में। कहां से कहां? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो मिनिमम एवरेज वेलोसिटी बनेगी वहां पर उसे क्या कहोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीखा था हमने ये, पक्का। एंड एट द सेम टाइम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागने लगे, तो उन्होंने क्या बनाया? करंट। दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, नहीं चल रही?
तो इसका मतलब दोनों में एक रेलेवेंट रिलेशन भी होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? श्योर? कैसे करा जाएगा समझो ध्यान से, रिलेशन याद रखिएगा। द रिलेशन इज I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और 3 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल मिलता है हमें छोटा सा, और 2 मार्क्स के अंदर एज इट इज डिराइव करने के लिए आता है पूरा का पूरा, कोई अलग से कॉम्प्लेक्स करके नहीं, सीधे सीधे बोलेगा एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, करना कैसे है ध्यान से देखो। तुमने ये कंडक्टर लिया, से द कंडक्टर इज XY, और इस कंडक्टर की ओवरऑल लेंथ है आपके पास L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटू ध्यान से समझना, और जहां दिक्कत आए वहां रोक दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, आपने इसके एंड्स को एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ दिया, से द पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। ये सेफ्टी पर्पस पे एक की लगा दी, ये कनेक्ट कर दिया। आप जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, हम अभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है, आप जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, आपके कंडक्टर में Y एंड से इलेक्ट्रॉन कहां तक आएगा? X एंड तक आएगा, हाँ या ना? कंसीडर करते हैं इसको टाइम कितना लगा? T। डन। अब एक चीज और बहुत मजेदार पॉइंट है, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, बट इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं करता। अगर याद हो पिछली क्लासेस हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है वहां पे? ऑसिलेट करता है, हाँ या ना? भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ऑसिलेट हुआ, कोलाइड करेगा इसके साथ, और कोलाइड करके वापस इसको एनर्जी मोमेंटम मिल गया, अब ये ऑसिलेट करेगा, इसको ट्रांसफर करा, और ये वापस अपनी जगह पर। तो बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, कोलाइड होकर के एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा होगा वहां पे। ध्यान रहेगी ये बात? क्लियर हुआ? बट अज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आ गया, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आई बात समझ में? अब सोचो अगर इलेक्ट्रॉन Y एंड से X एंड तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गई? कंडक्टर की लेंथ के। और कितना टाइम लग रहा है? T टाइम लग रहा है। तो हम लोग यहां से समझो बेटा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? L बाई टी। तो मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को L बाई टी ले सकता हूं, बट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब इस कंसेप्ट को अभी जब हम सॉल्व करेंगे और कहीं पर भी इक्वेशन में हमें क्या मिला? L बाई टी, तो उस L बाई टी की जगह हम डायरेक्टली क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर लेंगे। ध्यान रहेगा? क्यों करेंगे? रीजन समझ आया? श्योर? अब दूसरी चीज, आप ये बताओ, क्या आपको ये पता है इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन? मैं कहता हूं मेरे पास ये स्टाइलस बीइंग अ कंडक्टर, मेटालिक ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरे पास, क्या आप डायरेक्टली मुझे बता पाओगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। इन दैट केस हमेशा क्या करना है? आप कंसीडर करें स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में। और इसी को क्या कहा जाता है बेटू? इट इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इसे? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसका अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आखिरी टॉपिक तक जाएंगे तो वहां यूज करेंगे इसको अलग से। ठीक, मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम पर, वो कितने हैं? n। आप यहां ध्यान से देखो, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? इट्स लेंथ
इनटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग यहां से ऐसा कुछ कर पाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय वॉल्यूम। अगर आप शिफ्ट कर देते हैं बिटू तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आ गए, NaL। समझ आया या नहीं? पक्का? अगर तुम्हें यह पता लग गया कि कंडक्टर के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लोग अब मुझे यह बताओ टोटल चार्ज को कितना लिख पाओगे? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना भाई? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा? नेट चार्ज। और ये क्या है आपका? ये जो हमने अभी यहां लिखा, व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन। आया कुछ याद? क्या कहती थी? Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। हाँ या ना? तो अगर आपने नेट चार्ज लिखा तो क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज हाउ मच, NaL, एंड इनटू द चार्ज ऑफ सिंगल। हाँ या ना? नेट चार्ज आ गया। आप लोग अपने सर्किट को ध्यान से देखो और चेक करो आपने कैसा सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया है। इज इट एसी सोर्स और अ डीसी सोर्स? आपने बैटरी कनेक्ट करी, हाँ है ना? और बैटरी कैसा सोर्स है? डीसी। कैसा करंट होगा? डायरेक्ट करंट होगा। अगर डायरेक्ट करंट है तो जनरल इक्वेशन ऑफ करंट से आप लोग करंट को कितना लिखोगे? Q बाय T। अगर कहीं ऑल्टरनेटिंग करंट आया, मैं ये नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा? dQ बाय dt। उसका अलग चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है? तो यहां हम क्या यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में? आई को अगर कर रहे हैं, इट्स Q बाय T। ध्यान रहेगा। अब व्हाट इज दिस Q? ये रहा बेटा, टोटल चार्ज कितना आ गया? NaLe। रिप्लेस करो, दिस इज NaLe बाय T। और शुरुआत में हमने क्या कहा? अगर L बाई T मिला तो क्या लगा देंगे? ड्रिफ्ट लगा देंगे। डन है? अगर रिप्लेस कर देते हो, फॉर्मूला क्या बन गया? NeAVD। सो दिस इज एक छोटा सा प्यारा सा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया या नहीं? पक्की बात? श्योर? अभी केवल आपने 2 पॉइंट सीखे हैं। पहला पॉइंट, करंट क्या है? इट इज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितने तरीकों से उसे देखा जा सकता है? 2 तरीकों से देख सकते हो, एक एम्पलीट्यूड के हिसाब से, दूसरा डायरेक्शन के हिसाब से। अगर एम्पलीट्यूड के हिसाब से देखा तो 2 कैटेगरीज हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट जिसमें एम्पलीट्यूड बदलता रहेगा, और दूसरा डायरेक्ट करंट जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। भाई डायरेक्ट करंट में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कितनी ली जाएगी? 0। और ऑल्टरनेटिंग करंट में एम्पलीट्यूड बदलता रहेगा, इस वजह से फ्रीक्वेंसी कहां वेरी करती है? 50 टू 60 हर्ट्ज। हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हैं, दे ऑल आर ऑपरेटेबल ऑन व्हाट? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो कभी ध्यान से देखना, उस पे जो रीडिंग्स लिखी होती है फ्रीक्वेंसी की, वो आपको लिखी हुई मिलेगी 50 टू 60 हर्ट्ज। ध्यान रहेगा सभी को। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन क्या बनी? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। 2 क्लासिफिकेशंस बन गई, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक। जब हम बैटरी से करंट को विड्रॉ कर रहे हैं तो वो कौन सा करंट है? कन्वेंशनल, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर हम बैटरी को करंट दे रहे हैं तो वो कौन सा करंट है? इलेक्ट्रॉनिक या फिर चार्जिंग, एंड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू। यूनिट बनाई, SI यूनिट इज एम्पियर, CGS इज अब एम्पियर। क्लासिफिकेशन देखा कि वेदर इट्स अ स्केलर और अ वेक्टर। तो हमने देखा कि कैसा सम फॉलो कर रहा है? एल्जेब्रिक सम। इस वजह से कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये करंट बनाया, और फिर हमने ये देखा कि करंट बना कब? जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भागे? एक डायरेक्शन में। क्यों भागे एक डायरेक्शन में? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी, तो करंट के साथ ही ड्रिफ्ट भी रिलेट होगी। तो हमने एक रिलेशन बना लिया। कोई डाउट यहां तक? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं प्रॉपरली? श्योर?
चले थोड़ा सा आगे। नाउ अगला कंसेप्ट थोड़ा सा फेमिलियर है बेटू, 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से पढ़ो। ओम्स लॉ पढ़ा है या नहीं? पहले आप लोग बताओ कि ओम्स लॉ के बारे में आप क्या जानते हो। जोशी, जो भी पता है सब बताओ। ओम्स लॉ ने बेसिकली क्या कहा? थोड़ा सा लाउड, मेरी आवाज वहां तक आ रही है? तेरी भी तो आनी चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। लोचा हो जाएगा, समझो ध्यान से। जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बना, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट की वजह से बना? सोचो, जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बना है ना। सो अप्रोप्रिएट तरीके से अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, यह कहना सही है? या फिर जितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा? सेकंड वाला लोचा हो गया। सो अप्रोप्रिएट इज व्हाट? कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे करंट भी उतना ज्यादा। हाँ या ना? एग्री करते हैं? पक्का? कुछ कंडीशन होगी या सिर्फ इतना ही है? हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक पॉइंट और है छोटा सा, हाँ, फिजिकल कंडीशंस। दो चीजें फिक्स करनी है आपको। पहला फिजिकल कंडीशंस। अब फिजिकल कंडीशंस क्या है चलो देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। ओम्स लॉ में पहले तो भाई आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, अभी तक अगर देखें तो एक लॉ पढ़ा हमने कूलम्स लॉ, और अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास आया ओम्स लॉ। तो याद करो कूलम्स लॉ में कंडीशंस थी, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है हम कूलम्स लॉ को डिस्कस नहीं कर सकते। एज इट इज यहां पे भी है, समझे? और ध्यान से सीखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है वो समझा दो, नहीं पूछने वाला। आपसे बोलेगा इसे प्रूव करो, इसे वेरीफाई करो, ठीक है? और ओम्स लॉ में ही अगर आपको याद हो, ओम्स लॉ के अंदर ही एक नई चीज आई थी, रेजिस्टेंस। और फिर वो आपसे कहेगा कि नाउ फाइंड आउट अ वेरी सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के लिए एक प्रॉपर डिराइव करो रिलेशन अच्छे से। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो समझो कैसे। ओम्स लॉ ने क्या कहा? सबसे पहले हमें फिजिकल कंडीशन को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने का मतलब क्या हुआ? कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस अगर हम दे रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। हम लोगों के इसके अंदर कोई किसी भी तरीके का वेरिएशन क्रिएट नहीं करेंगे। क्या क्या कांस्टेंट? लेंथ फिक्स, एरिया फिक्स, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रेस, प्रेशर, सब कुछ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एंड अलोंग विद दिस दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है, जैसे ही हम लोग अपने कंडक्टर के एंड्स को एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करेंगे, से पॉजिटिव, नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया कितना हम लोगों ने? V वोल्ट का। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां भागने लगे होंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर क्या डेवलप होने लगा होगा? करंट। और यह देखा गया कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सर्किट में करंट का फ्लो भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। क्लास 10th में आपने वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया होगा, वहां रीडिंग्स लेते थे। तो जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था ना। फिर ग्राफ प्लॉट कराता तो कैसी लाइन आई थी? एक इक्वली इंक्लाइंड लाइन अलोंग बोथ द एक्सिस।
करा था ऐसा कुछ? इसका मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसी को हमने कैसे लिखा बेटू? दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं सर्किट में करंट भी उतना ही ज्यादा बनेगा। ध्यान रहेगा सबको? श्योर? ओम्स लॉ सिर्फ यहां तक है, इतना पॉइंट। इससे आगे अब जो कुछ भी होगा ओम्स लॉ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओम्स लॉ यहां खत्म हो गया आपका। अब होता क्या है, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहां कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करते हो। एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट? दिस इज नोन एज व्हाट? रेजिस्टेंस। सो दैट रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया? V बाय I। न्यूमेरिकल्स में हम ये इस्तेमाल करेंगे बट दिस इज नॉट द रियल फॉर्मूला, ये प्रॉपर रिलेशन नहीं है, वो अभी निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो यहां से रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करा जाता है? सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of current। ये तो जानते हैं भैया नहीं कि किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। ध्यान रहेगा। और आप लोगों ने इसकी यूनिट्स भी बनाई है, अगर याद हो तो बेटू देखो ध्यान से। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो क्या बनी यूनिट? इट इज वोल्ट पर एम्पियर, जिसे कि क्या लिखा गया और ये सिंबलाइज कर दिया। हाँ या ना? ये चीजें याद आई थोड़ी सी? श्योर? पक्का? चले थोड़ा सा आगे। अब आप लोगों ने ग्राफ बनाया, बेटा यहां से थोड़ा सा नया आएगा, समझिएगा अच्छे से। ये लिया, यहां रहेगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। व्हाट विल बी द यूनिट? वोल्ट। इस तरीके से। और अप्लाइड, नीरव सामने ध्यान दे बेटा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से क्या बनने लगा? करंट बनने लगा। और करंट की यूनिट क्या रहेगी? एम्पियर। भाई लॉ ने कहा कि दोनों के दोनों एक दूसरे से कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? करंट। तो आपने इस तरीके से बना दिया, डन है। अब इस ग्राफ के अंदर आपने चेक करने की कोशिश करी स्लोप। ठीक, अगर आप लोगों ने ग्राफ में स्लोप को चेक किया तो आपके पास क्या बना? देखो ध्यान से, दैट स्लोप will be equals to what? Tan theta, and tan theta will be equal to what? Perpendicular by base, that is current by potential difference. And what is current by potential difference? Current by potential difference, reciprocal of resistance। तो यहां से हमें क्या मिला? reciprocal of resistance, and the reciprocal of resistance is represented as G। ठीक है, and this G is known as, समझिएगा ध्यान से बेटा, यहां ये जो G है दिस इज कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर कंडक्टेंस बोलते हैं। अगर आप लोग ध्यान से सोचें तो क्या आपका कंडक्टर करंट को फ्लो नहीं करने देता? हाँ या ना? करंट फ्लो भी तो करता है। तो इसका मतलब कंडक्टर की दोनों प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को रोकेगा भी और करंट के फ्लो को अलाउ भी करेगा। रोकने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। और अलाउ करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंडक्टेंस। ध्यान रहेगा, इस पर न्यूमेरिकल मिलता है बेटा हमें। सो कंडक्टेंस क्या हुआ? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which allow the
फ्लो ऑफ करंट। दोनों पॉइंट ध्यान रहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है जो करंट के फ्लो को रोकेगा, ठीक, और कंडक्टेंस क्या है जो करंट के फ्लो को अलाउ करेगा। इतना क्लियर है? व्हाट अबाउट द यूनिट्स? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, एंड ओम इनवर्स इज फर्दर रिटन एज, इधर मेंशन कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस। दिस इज ओम इनवर्स। इसी को क्या लिखा जाता है? मोह। यही ऐसा होता है कि उल्टा करके लिख दिया, हर जगह नहीं करना है ऐसा, ठीक है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहेगी? पता लग रहा है मीटर इनवर्स आ रहा है, तुम उसको उल्टा करके लिख रहे हो, तो ये हर जगह नहीं है, सिर्फ यहीं पर है ऐसा। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? 3 पॉइंट फटाफट से रिकैप। पहला पॉइंट, ओम्स लॉ ने क्या कहा? फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देते हो तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे सर्किट के अंदर करंट भी उतना ज्यादा बनेगा। डन है? दूसरा पॉइंट, ओम्स लॉ में ही प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए लगाया कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस। बेसिक मतलब है कि करंट के फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी। यूनिट्स विल बी व्हाट? वोल्ट पर एम्पियर, और उसी को क्या लिखते हो? ओम। ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट, जब तुमने ओम्स लॉ का ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में स्लोप ली, तो उस स्लोप ने तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं दिया, उसने क्या दिया तुम्हें? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज टर्म्ड एज व्हाट? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो कि करंट को रोकेगी नहीं, क्या करेगी? अलाउ करेगी। ध्यान रहेगा? इतना पॉइंट क्लियर है ये पूरा का पूरा? श्योर? एंड नाउ द क्वेश्चन इज वी नीड टू वेरीफाई दिस लॉ। अभी तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल पॉइंट पे बोल दिया कि भाई जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, तो सर्किट में करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट अपने पास 3 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक? और क्वेश्चन क्या, प्रॉपर क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, लिख लेते हैं इसको प्रॉपरली, और इसी को सॉल्व करते हुए आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। देखो कहता है, समझना बेटू ध्यान से, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस in terms of number density of free electrons and relaxation time, that is tau. अब जब आप ये रिलेशन फाइंड आउट करते हो तो इस रिलेशन के अंदर ही ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। इसी रिलेशन से आपके पास बनेगी रेजिस्टिविटी, इसी रिलेशन से आपके पास बनेगी कंडक्टिविटी। सो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं यहां पे आपके पास। अब और ध्यान से सीखो, आप लोगों ने आज एक रिलेशन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट। आपने क्या लिखा बेटा? I इज इक्वल टू NEAVD, ये चीज करी। एंड जनरल इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन है वो क्या कहती है? VD इज इक्वल टू, चेक करिएगा, इट इज EV टाउ बाय ML। देखो आपका जो मेन फॉर्मूला बनता है वो बनता है E टाउ बाय M, और इस रिलेशन में हम E की जगह क्या लिखते हैं? V बाय L, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे ही आपने रिप्लेस करा तो आपके पास VD का इक्वेशन क्या बन जाता है? EV टाउ बाय ML। डन है? इसे कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, आपने सेकेंड इक्वेशन से VD को उठा करके कहां रिप्लेस कर लिया? फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही आप रिप्लेस करते हो बेटा, समझो ध्यान से, आपके पास यूजिंग
इक्वेशन 2 इन 1 कितना बना? I is equal to NEA into what is VD? EV tau by ML. अगर हम इसे रिजॉल्व करें थोड़ा सा तो क्या बना हमारे पास? N E स्क्वायर A tau V ओवर ML, ऐसा कुछ आएगा। आप क्या करो, V को आइसोलेट कर दो और बाकी सबको किसके साथ भेज दो? I के पास। तो आपके पास इक्वेशन क्या तैयार होगी? V इज इक्वल टू I और यहां से ये आ गया ML और ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस प्रोसेस में यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? सिंपल स्टेप्स। पहले आपने क्या रिलेशन पकड़ा? करंट एंड ड्रिफ्ट का रिलेशन, और उस रिलेशन में आपने किसकी वैल्यू पुटअप कर दी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो पुटअप करी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में नहीं, किसकी टर्म्स में? पोटेंशियल के टर्म्स में, क्योंकि ओम्स लॉ लाना है। तो ओम्स लॉ के अंदर क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है। इस वजह से आपने कौन सी इक्वेशन पकड़नी है? पोटेंशियल वाली, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। इसको रिप्लेस करा, रिप्लेस करने के बाद आपने वहां से किसके लिए इक्वेशन तैयार करी? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यहां तक हो जाएगा। अब ध्यान से इस इक्वेशन को एक्स कर लिया, डन। अभी तक हमने ओम्स लॉ का कंडीशन यूज नहीं करा। अगर ओम्स लॉ वेरीफाई करना है तो वो कब वेरीफाई करोगे? जब ओम्स लॉ की कंडीशन लगा लें आप लोग। अब ओम्स लॉ का कंडीशन क्या है? फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, हाँ या ना? अब बहुत ही ध्यान से देखो, नाउ फिजिकल कंडीशंस, इन्हें क्या किया गया है? कांस्टेंट। इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ है वो क्या हो गई? कांस्टेंट। हमारे पास जो एरिया है वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट। डन है। इसके साथ फॉर्मूले में हमारे पास आ रहा है एम एंड ई। चेक इट आउट, ध्यान से देखो, एम ई, ठीक है। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नो चांस। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसके बाद हमने कहा ओम्स लॉ की कंडीशन में टेम्परेचर को भी क्या रखना है? कांस्टेंट। याद करो, ड्रिफ्ट पढ़ते समय हमने कहा था रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है? इनवर्सली। अगर टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो गया? कांस्टेंट, हाँ या ना? नाउ चेक इट आउट, क्या क्या चीजें आ चुकी हैं? मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, टाउ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। क्या बचा? एन। बदलेगा अगर टेम्परेचर बदलोगे और नंबर, सॉरी, दिस नेचर ऑफ मटेरियल बदलोगे, तो ये भी बदल सकता है। बट फिलहाल हमने टेम्परेचर को भी क्या कर रखा है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और क्या हम एक्सपेरिमेंट करते समय वहां जो अपना मटेरियल है उसे बार बार बदलेंगे? वो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका एन, नंबर डेंसिटी, ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब इन सबको अगर इंप्लीमेंट करा जाए तो मेरे पास निकल करके आया एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए इज कांस्टेंट। ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर आपने इसे यूज किया इक्वेशन नंबर एक्स में, इक्वेशन एक्स लिख लेते हैं दोबारा, v इज इक्वल टू आई एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए। बेटा ये पूरा हिस्सा क्या हो चुका है? कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट को हटा देते हो तो v और i कैसे वेरी करने लगेंगी? और यही क्या है हमारा?
ओम्स लॉ। समझ आया नहीं? पक्का क्लियर हुआ? अभी सिर्फ ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं तैयार हुआ, बट सामने है आपके, ध्यान से देखो। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर x, ठीक है, एंड व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस? हमने लिखी V इज इक्वल्स टू IR, ये चीज करी। अगर आप अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर विद इक्वेशन नंबर x, आप जैसे ही इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन x के साथ कंपेयर करते हो, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका V इज इक्वल्स टू I, डन है? कौन हो गया? रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द मेन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? इट इज ml ओवर ne स्क्वायर टाउ ए। समझ आया? कोई डाउट? पक्का? 3 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं, कोई ग्राफ नहीं, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, इतने हिस्से पर स्ट्रेट वे प्रूव करने के लिए बोलता है, स्ट्रेट वे फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि भाई आप रेजिस्टेंस निकाल दो, किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको बिंदास यहां से शुरू करना है और चुपचाप यहां तक ले आना है। कर देंगे या नहीं? श्योर? पक्का? चले थोड़ा सा आगे। अब ये बताओ, 10th क्लास में रेजिस्टेंस के लिए कुछ चीजें पढ़ी थी कि यार इस पे डिपेंड करता है, इस पे डायरेक्टली है, इस पे इनवर्सली है, पढ़ा था ऐसा कुछ? कुछ नजर आ रहा है सामने? देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां से एक नई चीज निकल के आएगी। अब समझना, आप लोगों ने रेजिस्टेंस पता कर लिया है कितना? ml ओवर ne स्क्वायर एंड टाउ ए, हाँ है ना? ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। साफ नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे वेरी कर रहे हैं? डायरेक्टली कर रहे हैं। डन है? फिर दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चेक इट आउट, हाँ है ना? अब एरिया 2 है, ये मेरा कंडक्टर है, या तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और या फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये एरिया कौन सा था? ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, यहां क्वेश्चन फंसता है, ठीक है? सो ये जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन समझना। आप लोगों को अभी जो हम कंडक्टर ले रहे थे वो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल में कोई लोचा नहीं, सिंपल पॉइंट बनेगा। आपको इस तरीके से ना क्यूबॉइडल फॉर्म देगा, ठीक? एक बार पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है यहां से ये वाले एंड्स पे, तो आपका एरिया कौन सा काम करेगा? ये वाला, ठीक है? आपको डायमेंशंस दी जाएंगी, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ सब कुछ रहेगा, ठीक? जब आपके पास फिगर इस तरीके से है और आप पोटेंशियल कहां दे रहे हो? ये वाले एंड्स पर, तो एरिया का कैलकुलेशन ये वाले फेस का जाएगा, हाँ है ना? अगले केस में कंडक्टर ऐसे रख रहा है, उसने बैटरी हटाई और बैटरी यहां लगाई है इनके बीच में, तो अब एरिया कौन सा काम करेगा? ये वाला। ध्यान से इसको ऐसे पकड़ बेटा, आपके पास ये कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से दिया गया, ये बैटरी ये इधर, तो एरिया कौन सा काम करेगा आपका? ये वाला काम करेगा। तो इसका मतलब आप जब कैलकुलेशंस चला रहे हो तो वहां एरिया ये वाला हिस्से का कैलकुलेट करोगे। अगले केस में उसने क्या करा? बैटरी हटाई, एक टर्मिनल यहां जोड़ा और एक टर्मिनल यहां जोड़ा, तो अब एरिया कौन सा काम करेगा? ये वाला। आया समझ या नहीं? पक्का? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आ रखा है कई बार, इसको ध्यान रखना है। हो जाएगा सबका? श्योर? सो द पॉइंट इज
कि सरफेस एरिया नहीं, कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे परसेंटेज चेंज वाले, तो वहां पे भी ध्यान रखना है, इट्स नॉट ऑल अबाउट द सरफेस एरिया, इट्स ओनली डीलिंग विद व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये 2 पॉइंट पकड़ में आए। इन 2 पॉइंट से हमारे पास एक अलग क्वांटिटी बनेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझना बेटा, और कोशिश करो आंसर करने की। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होगा, वेरी गुड, कम होगा। अब जरा फॉर्मूले में जाओ, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को पकड़ो, तो क्या आप क्लास 10th में ऐसा नहीं कहते थे कि रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली टू टेम्परेचर? क्या आप लोगों को तीनों पॉइंट्स समझ आ गए अच्छे से, कि लेंथ के साथ कैसे डायरेक्टली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे इनवर्सली, और टेम्परेचर के साथ कैसे, एंड इट्स ऑल ड्यू टू दिस रिलेशन। यहां से आई है सारी चीजें, समझ आया या नहीं, पक्का, श्योर? चले आगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर अभी फिलहाल जो बात करनी है इन दोनों से करनी, इसको बिल्कुल आखिरी में करेंगे, ये वाले 2 पकड़ने, ठीक। आप लोगों के पास टॉपिक बना था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को क्या कहते थे बेटा, दिस इज रेजिस्टिविटी। सिंपलाइज कैसे करते हैं, रो से, ठीक। कुछ आइडिया है क्या होता है रेजिस्टिविटी? दैट व्हाट यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? हाँ, 1 यूनिट पे क्या रेजिस्टेंस? ओके, एनीबॉडी एल्स? नीरव? हाँ, फॉर्मूला बताओ। रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, बिल्कुल सही है। बट होता क्या है, फॉर एग्जांपल अभी वंशिका की और रिया की, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वंशिका रिया को बोलती है तेरे चांटे मारूंगी, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब सिर्फ चांटे नहीं, वो बाल बाल नोच के गाली गलोच फिर चांटे। बट हम सीधा डायरेक्ट बात कर रहे हैं किसकी, वंशिका ने क्या बोला, चांटे मारूंगी, बट क्या उसने ये बताया कितने, नहीं, हाँ या ना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। वंशिका ने सिर्फ क्या बोला, चांटे लगेंगे, बट ये नहीं बता रही कितने लगेंगे। डन। रेजिस्टेंस ये बोल रहा है करंट तुझे रोक दूंगा, ये थोड़ी बता रहा है कितना, हाँ या ना, समझ में आई? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी which opposes the flow of current but never tells you about the extent that by how much amount it is blocked. आई बात समझ में या नहीं? रेजिस्टेंस को कैसे समझा रहे हो कि भाई रेजिस्टेंस तो क्या है, तो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या करेगी, अपोज करेगी। कितना अपोज करेगी इस बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, तो जो हमें यह बताएगा कि भाई इतना रोका गया इज व्हाट, मतलब समझ आया, ठीक है। रटने वाला पॉइंट तो हम कर लेंगे, बट क्या चीज है वो क्लियर हुई, श्योर, पक्का? सो सिंपल, रेजिस्टेंस इज ओनली व्हाट, कि रोका जाएगा, एंड रेजिस्टिविटी विल डील्स विद व्हाट, विल टेल्स अस व्हाट, द एक्सटेंट अप टू व्हिच हाउ मच अमाउंट विल बी देयर। समझ आई बात? चलें आगे अब इसको। अब सुनो ध्यान से, आपके पास ये वाले 2 पॉइंट्स है ना, इन्हें पकड़ लो। तो आप लोगों ने कहा भाई R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने कर दिया दोनों को कंबाइन, जैसे ही कंबाइन करा तो क्या मिला, R प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए लगाया कांस्टेंट, दैट इज रो, और इस रो को ही क्या कहा जाता है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और या फिर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, जो अभी नीरव ने भी बताया, दैट आर ए बाय एल। समझ आया? नॉट द रियल वन,
रियल फॉर्मूला कुछ और है, अभी निकालेंगे, पहले इतना समझ आ गया? श्योर। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने, तान्या ने एक पॉइंट बोला था, उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, यूनिटी, दैट इज 1, और एरिया ऑफ द कंडक्टर भी कितना है, यूनिटी, दैट इज 1। तो आपके पास रेजिस्टिविटी इज आर ए बाय एल। आपने इन दोनों को जैसे ही यहां रखा तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई, रेजिस्टेंस के। तो जब यहां पर आप इसे डिस्क्राइब करते हो तो कैसे करते हो कि दैट रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। की जो रेजिस्टिविटी है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose length and area, length and area of cross sections कितने हो, यूनिटी। ये इसका एक बुकिश लैंग्वेज बन जाता है कि भाई रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के, प्रोवाइडेड जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यूनिटी, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, यूनिटी। ये हो जाएगा। अब यहां से यूनिट बना दो इसकी बेटा। सो व्हाट अबाउट द यूनिट्स, इधर जाओ मेन फॉर्मूला में, यहां पर एरिया विल बी मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचेगा, मीटर, और रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ओम। सो यूनिट क्या बनेगी आपके पास, इट इज ओम मीटर। कर सकते हैं नहीं, पक्का। अब कंपेयर कर दो, देखो ध्यान से, ये मेन फॉर्मूला बनेगा, आर किसके बराबर, एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। एंड फर्दर आर किसके बराबर, इट इज रो एल बाय ए। अगर आप इन्हें कंपेयर करके देखते हो तो ये तो हो गया आपके पास आर, यहां से एल बाय ए और यहां से एल बाय ए। तो जैसे ही आपने दोनों को कंपेयर किया तो रेजिस्टिविटी का मेन फॉर्मूला आता है एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहेगा, पक्का, श्योर। आपने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को जब देखा, आपने कहा भाई प्रोपोर्शनल टू लेंथ, प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड देन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम के साथ जब रिलेशन चेक किया तो आपको डिपेंडेंस पता लगी कि जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा। एज इट इज यहां से 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि भाई डिपेंड किस पे नहीं करेगा और किस पे करेगा। तो ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, लेंथ एंड एरिया। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वो लेंथ और एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। चेक करो आपने क्या करा है, लेंथ एंड एरिया कितना, यूनिटी। आई बात समझ, तो वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, किस पर करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। भाई जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है या वो सेमीकंडक्टर है। ठीक, जैसे जैसे नेचर ऑफ मटेरियल बदलेगा हमारी नंबर डेंसिटी बदल जाएगी, और नंबर डेंसिटी बदलेगी तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। और दूसरा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो क्या बदलेगा, रिलैक्सेशन टाइम, और टेम्परेचर बदलने से क्या बदलेगा, नंबर डेंसिटी, ये भी बदलेगी। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशंस में, और किस पे हमेशा करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे।
बात समझ आई? रेजिस्टिविटी में ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इतना हो जाएगा पक्का? अब 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है कि कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक, क्योंकि इंसुलेटर की अगर बात करते हो वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा, बट कंडक्टर और सेमीकंडक्टर ये दोनों तो करंट को कंडक्ट कराएंगे, सो देयर मस्ट बी सम रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, उसको भी समझना है। तो एग्जाम में 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, दोनों ग्राफ बनाने हैं, कंडक्टर के लिए भी और सेमीकंडक्टर के लिए भी, और एक्सप्लेन करना है कि वो बना कैसे रहे हो। क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा रटने वाली चीज हो सकती है बेटा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका सेकंड बुक के सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर आएगा, एनर्जी बैंड्स। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है? हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, सिर्फ ये बताओ, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या होता है? इट्स बेसिकली, अगर मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉइंट में बात करूं, इट्स ओनली द एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ या ना? जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा ही होगा ना? यही करोगे? अब जरा सोचो ध्यान से, अगर आप लोग एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ले रहे हो, ठीक, तो क्या उसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा या मिलियंस ऑफ एटम विल बी देयर? बहुत सारे। और क्या वो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे या नहीं? बिंदास बनाएंगे। और अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन चला है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पर एनर्जी का क्या हो रहा होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जितने भी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ जाएंगे, और जितने भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ। ऐसा होगा या नहीं होगा? रिपीट ले रहे हैं, आपके पास एक पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, अब उसके अंदर एक एटम तो हो नहीं सकता, बहुत सारे एटम्स होंगे, और वो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? बॉन्ड बना के रहेंगे। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो हाइब्रिडाइज हो गई। हाइब्रिडाइज होने का मतलब एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अगर एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जितने भी लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ। तो ये एनर्जी का क्लाउड बन गया भाई। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ हो गया और लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दीज एनर्जी क्लाउड्स आर नोन एज व्हाट? एनर्जी बैंड्स। अभी हमने पूरा डीप में जाके बात नहीं करी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझा, ध्यान रहेगा। अब एनर्जी बैंड जब बनाए जाते हैं, समझना बेटा ध्यान से, इन केस ऑफ कंडक्टर, ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, ठीक। दोनों ही एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड होते हैं। मतलब ये रहा कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी किसके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं? कंडक्शन बैंड के साथ। हाँ या ना? अगर दोनों ओवरलैप्ड हैं तो इसका मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसके साथ है? कंडक्शन बैंड के साथ। तो इस केस में हमें अलग से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हम कहां पहुंचाएं? कंडक्शन बैंड में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो ओवरलैप्ड है, तो हमें अलग से एनर्जी देने की कोई जरूरत, यहां तो बिंदास काम चलता है। पर अगर, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर की बात करी जाए, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये जो बीच में गैप आ गया, दिस इज एक तरह का एनर्जी बैरियर। ये क्या है? आपका एनर्जी बैरियर है। जब आप इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, वी कॉल इट एज द फॉरबिडन जोन। इसका नाम प्रॉपर क्या होता है बेटा? फॉरबिडन जोन। और इसी को फर्दर क्या कहा जाता है? एनर्जी गैप, ठीक।
अब जरा सोचो ध्यान से, कुछ डिफरेंस नजर आ पा रहा है आप लोगों को? यहां पर कोई बैरियर नहीं है, वैलेंस बैंड ऑलरेडी किसके साथ ओवरलैप्ड है? कंडक्शन बैंड के साथ। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहां पर है? कंडक्शन बैंड में। हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तू निकल के कहां जा, कंडक्शन बैंड में जा और कंडक्टिविटी डेवलप कर। बट अगर तुम इस केस में बात करते हो, जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को ओवरकम नहीं कर देता, ठीक, तब तक वो यहां से यहां नहीं जा पाएगा। और जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा, तब तक कंडक्टिविटी भी डेवलप नहीं होगी। हाँ या ना? तो इसका मतलब तुम्हें यहां पर क्या सप्लाई करना पड़ रहा है? एनर्जी। और एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है कि तुम यहां टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? इंक्रीज। समझो, क्लास 11 काइनेटिक थ्योरी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? इट इज 3/2 ऑफ केबीटी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जो एनर्जी दे रहे हो ना, इसका बेसिक मतलब क्या है? आप क्या बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर। चेक इट आउट। हमने क्या बोला था? डिपेंड्स ऑन। तो जब आप यहां एनर्जी की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। आई बात समझ में? श्योर। मान लेते हैं कि हमारे पास, पॉइंट आ रहा है बेटा अब आपके पास, वैलेंस बैंड में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड में ये 4। राइट नाउ, जब तक हम ये नहीं कर देते, तब तक कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं? मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहा, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं? 10 हैं। हाँ या ना? अब अपन लोगों ने क्या करा? टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है नीरव? हमने एनर्जी बढ़ा दी। जैसे ही एनर्जी बढ़ानी शुरू करी, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, दे विल स्टार्ट गेनिंग द एनर्जी। एनर्जी गेन करके क्या करेंगे? एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के बाद इस बैरियर को ओवरकम करेंगे या नहीं करेंगे? जैसे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। करा है ऐसा कुछ? तो वो एनर्जी देने के बाद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करता है, एक्साइट होता है और उस बैरियर एनर्जी को ओवरकम करके अपने ऑर्बिट से बाहर। ऐसा ही हो रहा है। सेम चीज यहां चलेगी। आपने एनर्जी सप्लाई करी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन करा। एनर्जी गेन करने के बाद जैसे ही वो इस बैरियर की एनर्जी को ओवरकम कर देगा, तुरंत जंप मार के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। इस तरीके से मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के आगे बढ़ गए, तो बेटा उन 3 इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहां पर क्या क्रिएट हो गई? खाली जगह क्रिएट हो गई या नहीं? मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एनर्जी सप्लाई करी और ये बैलेंस बैंड से निकल के पीछे कहां चले गए? कंडक्शन बैंड में। तो यहां 3 वैकेंसी क्या हो जाएंगी? क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रॉन जहां से चला, अच्छा ये जो वैकेंसी बनती है बेटा, दीज आर नोन एज व्हाट? होल। इनको क्या कहा जाता है? होल। और पूरे सेमीकंडक्टर में इसी का गेम है। जब पढ़ेंगे ना तो वहां ये सारा का सारा सीखना है आप लोगों ने। तो यहां क्या क्रिएट होगी? वैकेंसी। और वैकेंसी को क्या कहते हैं? होल। इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां कैसी पोलैरिटी? इसका मतलब होल का नेचर क्या होगा? डन है। अब कितने चार्ज पार्टिकल्स? पहले कितने थे? 10। नेगेटिव वाले अभी भी उतने ही है। यहां से बाहर थोड़ी है, वो वैलेंस से कहां गए? कंडक्शन में। तो 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी है और 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 होल क्रिएट हो गए। तो बाबू नंबर डेंसिटी बढ़ी, सेम रही या घट गई? इंक्रीज हो गई। भाई पहले 10 इलेक्ट्रॉन और अब 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 होल्स, तो नंबर डेंसिटी बढ़ी, सेम रही या कम हुई? इंक्रीज हो गई। सो इसका मतलब सेमीकंडक्टर का गेम कुछ ऐसा है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो नंबर डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ आया? इस पूरे से सिर्फ ये पकड़ना है। क्लियर है? अब या तो हम सीधा कह देते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ाओ नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, फिर बात आती कैसे? ऐसे बढ़ेगी। क्लियर अच्छे से? श्योर? अब अपना 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे पकड़ोगे? ऑलमोस्ट लास्ट पे आ रहे हो, समझ लो ध्यान से।
मान लो तुम लोगों ने रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये ग्राफ बनाना है। अरे थक गए, अब कितना समय हुआ है, अभी तो 1.5 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। तो तुम्हारी रूह का परमात्मा से मिलन, लक्ष्य भाई। हाँ, हमें तो पढ़ने में भी ध्यान, तो चिल मार रहे हैं बस। हाँ चलो ध्यान से देखो सामने, रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर सबसे पहले बना रहे हो किसके लिए? कंडक्टर के लिए। ध्यान से सोचिएगा, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इट इज एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ है ना। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से एन में कोई चेंज आएगा? किसकी बात हो रही है? कंडक्टर की। कंडक्टर के केस में ऑलरेडी ओवरलैप्ड है, तो ये वाली गेम का कोई भी मतलब, इसका मतलब कंडक्टर के केस में हमारा आंसर एन से कभी भी नहीं हो। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो आप किसे पकड़ेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम घटा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई। इन दोनों को देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ी, इसका मतलब फॉर अ कंडक्टर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कैसे वेरी करेंगे, ये एक्सप्लेन कर दिया। अब बना दो ग्राफ, समझो ध्यान से। रेजिस्टिविटी ओम मीटर, टेम्परेचर केल्विन। कैसा वेरिएशन है? पर लीनियर नहीं होता, ध्यान रखना। आपको यहां से ऐसा लगेगा कि लीनियर रिलेशन है, तो वो रिलेशन लीनियर नहीं होता। द प्रॉपर रिलेशन इज एक्सपोनेंशियल। जो रियल रिलेशन है वो कैसा होता है आपका? एक्सपोनेंशियल होता है। इसका मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे, इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ये नहीं होने वाली, ठीक। उसको कैसे रखेंगे हम लोग? इस तरीके से, ध्यान रहेगा। और आप ध्यान से देखो, जीरो से नहीं बनाओगे, जीरो पे टच करा तुरंत गलत हो जाएगा। एमसीक्यू के ऑप्शंस में आता है ग्राफ, ठीक है। तो करेक्ट ग्राफ कौन सा ऑप्ट करोगे? जो ओरिजिन से टच नहीं करेगा। क्यों? अगर तुमने ओरिजिन पे जोड़ दिया तो रेजिस्टिविटी जीरो, हाँ है ना। और रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके बराबर? रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टिविटी जीरो तो रेजिस्टेंस भी कितना? जीरो। क्या यह संभव है? हम रेजिस्टेंस को, टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो करके मिनिमाइज कर सकते हैं, लीस्ट पॉसिबल कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जीरो नहीं। ध्यान रहेगा, इस वजह से हम जीरो से ग्राफ 1.5 मार्क आएगा, इतने का। आई बात समझ? और इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो आपने गेम खेलनी है किसके साथ? सेमीकंडक्टर के साथ। अब सेमीकंडक्टर में ध्यान दो, पूरा गेम ये वाला चलाना है, ठीक। अगर आपने ये वाली गेम चलाई तो आप क्या कहोगे? अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ी, अगर नंबर डेंसिटी बढ़ी तो रेजिस्टिविटी कम हो गई। सो नंबर डेंसिटी बढ़ी तो रेजिस्टिविटी कम हो गई। अब आप इन दोनों को देखो, तो यहां से क्या पता लग रहा है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ फॉर अ सेमीकंडक्टर कैसे वेरी करेगी? इनवर्स। अगेन द रिलेशन इज नॉट लीनियर, द प्रॉपर वेरिएशन इज व्हाट? एक्सपोनेंशियल। तो जब ग्राफ बनाया गया तो ऐसे नहीं लाना है, क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से। अगेन टच नहीं करना है कहीं भी, ठीक। यहां रहेगी रेजिस्टिविटी ओम मीटर, और यहां रहेगा आपका टेम्परेचर इन केल्विन। इतना हो जाएगा, पक्का? कोई डाउट? श्योर? लास्ट पॉइंट है आपका, दैट इज, देखते हैं आप में से कौन पकड़ पाता है इस पॉइंट को बेटू। इट इज कंडक्टिविटी
रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। रेजिस्टेंस क्या था? रोकने वाली प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करा तो क्या बना? कंडक्टेंस, है ना। फिर एज इट इज रेजिस्टेंस के पॉइंट पे क्या बनी? रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस पे कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टेंस क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ। बस इतना ही करना है। इट इज व्हाट? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। समझना ध्यान से। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? m ओवर एन स्क्वायर टाउ। आप इसे यहां रख दो तो आपके पास कंडक्टिविटी क्या बनी? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट्स? विल बी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स से क्या आएगा? मोह मीटर इनवर्स। समझ आया? अभी रिसेंट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे चला गया, ये नहीं पूछा गया। आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया ग्राफ बनाओ रेजिस्टिविटी का, नहीं किसका? कंडक्टिविटी का, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर एंड फॉर सेमीकंडक्टर। तुरंत क्या करना है? पूरा पलटी मार देना है। ये तुमने रेजिस्टिविटी का बनाया किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो अब ये ग्राफ बनाना है किसका? कंडक्टिविटी का। किसमें? सेमीकंडक्टर में। ये ग्राफ बनाया किसका? सेमीकंडक्टर का। किसके लिए? रेजिस्टिविटी के लिए। अब तुम ये ग्राफ बनाओगे किसका? कंडक्टिविटी का। किसके लिए? कंडक्टर के। मतलब रिवर्स कर देना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही क्या जा रहा है आपका? रेसिप्रोकल। समझ आया या नहीं? पक्का? श्योर? नाउ हाफ ऑफ द चैप्टर इज डन। आधा चैप्टर खत्म हो गया आपका। कर पाएंगे अच्छे से? श्योर? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए।